नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं और अधिक दुग्ध उत्पादन पाएं। कड़कनाथ मुर्गी पालन है अच्छी आय का जरिया। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में गाय, भैंसों का पालन मुख्य रूप से किया जाता है, लेकिन इन पशुओं को संतुलित आहार नहीं देने की वजह से पशुपालकों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता। तो इस समस्या से बचने के लिए आप पशुओं के लिए किस प्रकार से करें संतुलित आहार प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. वर्मा। सर्वप्रथम पशुपालन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब भी हम पशुओं को आहार खिलाते हैं तो 3 तरह के मुख्य आहार होते हैं। एक सूखा चारा है, दूसरा हरा चारा है और तीसरा बांट है, या जो अनाजों का हम मिक्सर खिलाते हैं वो होता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के चारे पशुओं के लिए पूरे साल भर आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि पशुओं के हरे चारे की जब हम बात करते हैं, ये सीजनल होता है। मुख्यतः हर सीज़न में अलग अलग तरह के हरे चारे उपलब्ध होते हैं। तो जिस सीज़न में हरे चारे की उपलब्धता स्टार्ट होती है, उस समय हमें धीरे धीरे उस आहार को पशु के पूरे राशन में इसको हमें सम्मिलित करना चाहिए। पशुपालक भाइयों, अभी मौसम बदल रहा है और इस मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। पशुओं को संतुलित मात्रा में आहार खिलाएं। सूखे चारे में धीरे धीरे परिवर्तन करें। आहार में सूखे चारे के साथ हरा चारा मिलाकर खिलाएं ताकि पशुओं में किसी प्रकार की कोई समस्या न आ पाए। इसके साथ ही पशुओं को 50 ग्राम मिनरल मिश्रण भी बांटे के साथ मिलाकर खिलाएं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें ज़्यादा मात्रा में हरा चारा एक साथ बदलाव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है, जब भी हम बांट की बात करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पशुओं से अधिक उत्पादन लेने के लिए। इसमें जो भी हम विभिन्न प्रकार के अनाज मिक्स करते हैं पशुओं के लिए, चाहे वो गेहूं है या जौ है या ग्वार है या मेथी है या अन्य जो भी लोकली उपलब्ध हमारे अनाज हैं, वो हम पशुओं के आहार में बांट बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो इनको हम एक साथ मिलाने के बाद हमें उबाल के ही पशुओं को खिलाना चाहिए ताकि इनको पशु आसानी से पचा सके और इससे उपलब्ध होने वाले जो भी पोषक तत्व हैं वो पशु को आसानी से मिल सकें, ताकि उसके माध्यम से पशु दूध उत्पादन और साथ ही साथ अपने हेल्थ को अच्छी तरह से बनाने में सक्षम हो सके। पशुओं के पेट में कीड़ों की समस्या रहने से पशु को कितना भी अच्छा आहार खिलाएं, फिर भी पशु कमजोर होता चला जाता है और पशु का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है। इसके अलावा पशुओं में और भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिससे पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय में भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप अपने पशुओं को समय समय पर कृमिनाशक दवा पिलाएं। साथ ही साथ अभी जैसी सीजन चल रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें पशुओं को विशेष तौर से स्वच्छ पानी टाइम टाइम पर उपलब्ध करवाना चाहिए। यदि ये संभव है कि पशु के जो जिसमें आप चारा खिलाते हैं उसके पास में अगर हम एक पानी की और खेल बना दें, ताकि हमेशा पशु के लिए पानी की उपलब्धता रहे, जब भी उसे आवश्यकता पड़े वो उस पानी का उपयोग कर सके। इसलिए अगर हम पूरे समय पशुओं को अच्छा पानी उपलब्ध करवा पा रहे हैं तो इसकी वजह से पशुओं से 10 से 12% उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली, खासतौर पर राजस्थान में जहां पानी की समस्या बेहद गंभीर है और इस विकट समस्या का समाधान खोज निकाला है जयपुर के एक उन्नत किसान सुरेंद्र अवाना ने। उन्होंने वर्षा जल की एक एक बूंद के महत्व को समझा और वर्षा जल को अपने फार्म पॉन्ड में एकत्रित करके मछली पालन के अलावा कई तरह की फसलें उगाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो उन्होंने वर्षा जल संग्रहण की क्या तकनीक अपनाई, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। पानी बिना कुछ संभव नहीं है। खेती की पहली प्राथमिकता ही पानी होता है। सुरेंद्र अवाना के नवाचार से न सिर्फ सिंचाई का पानी भरपूर मिल रहा है, बल्कि उसी में मछली पालन भी हो रहा है। यहाँ आय का अतिरिक्त स्रोत भी पैदा किया जा चुका है। और अब हम आ गए हैं उस पॉन्ड की तरफ जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से गौशाला के अंदर जो पाइप लगाए हुए हैं उन शेड का पानी उस पाइप के जरिए यहाँ पर पहुँचता है। और आप देख पाएंगे कितना बड़ा पॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। ये पॉन्ड सिर्फ खेती के लिए नहीं, और भी कई इस्तेमाल हो रहे हैं इस पॉन्ड के। क्या क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हम पूछेंगे खुद यहाँ जो जिनसे हम बात कर रहे हैं। एक उन्नत किसान हमारे साथ हैं। आपसे फिर मैं बार बार उन्नत किसान की बात कर रहा हूँ, और किसान का नाम सुनते लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं, ये उन्नत नहीं हो सकता है क्योंकि खेती से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है। कई बार ये होता है कि उसकी जो कीमत जो है समर्थन मूल्य के इंतज़ार में बैठा रहता है किसान। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ तो समर्थ किसान नज़र आ रहा है, और ये पानी का पॉन्ड भी। जैसा अभी मैंने टीन शेड में बताया था कि वहाँ पाइपलाइन के थ्रू, और ये पानी ये इसके अंदर से ये इसके अंदर आया, और दूसरा ये बाहर का पानी है नाले का बह के, ये भी इसके अंदर आया। अभी बारिश अच्छी हुई, ये पॉन्ड और प्लस पीछे वाला दोनों पॉन्ड बारिश से फुल भर गए थे। और ये राजस्थान सरकार की सब्सिडी से मैंने पॉन्ड बनाया है। और ऐसे जयपुर ज़िले में 1500 पॉन्ड बने हुए हैं, और किसी भी पॉन्ड में मछली पालन नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे पॉन्ड में। मेरे से प्रभावित होकर अभी 6 किसानों ने और अपने पॉन्ड में मछली पाली है। ये सरकार से सब्सिडी में पॉन्ड बना हुआ है, बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ है। उसके बाद अगर फिश इसमें मछली के सीड डाल दो और मछली पालन हो तो आप दूसरी जो खेती कर रहे हो करते रहो। ये तो एक आपके एक्स्ट्रा इनकम हो गई। साल भर बाद जो अपन दूसरी बार खेती कर रहे हैं उससे भी 4 गुना ज़्यादा इनकम ये पॉन्ड मुझे भी देगा। इसलिए मैं किसानों को कहता हूँ कि आप लोग भी सब मछली पालन करिए। जी, मछली पालन मैंने देखा आप यहाँ इसमें मछली भी पालते हैं और सिंचाई के भी काम आता है। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि मैं चौंक गए जान के कि यहाँ सेव की खेती हो रही है। देखिए इसके अंदर जैसे मछली पालन है, सेव की मैं अभी बताता हूँ कि मछली पालन का जो इसका मछलियों का फीड है वो पूरा किसान के फार्म पे है। जैसे सबसे पहले इनको हमने 1 ट्रॉली गाय का गोबर डाला सड़ा हुआ, और गोबर के बाद इसमें अरडू के पत्ते, जो हर किसान के फार्म पे अरडू होता है, बिलायती आंकड़ा, उसके पत्ते भी इनका फीड है। उसके अलावा जो सब्जी है ख़राब हो जाती है उसको काट के इस सब्जी को डाल दो। फ्रूट आपके फार्म पे अगर ख़राब हो गए तो वो भी डाल दो। तो 90% जो फिश का फीड है, इसका खाना है, वो यहीं पे है। और मछली का जो वेस्ट है वो इस पानी में घुल के खेती के अंदर जा रहा है, वो बहुत अच्छा खाद है। तो ये जो हमारे यहाँ फ्रूट की आप जिक्र कर रहे थे, इनके इसकी पानी से अच्छी अच्छी वैरायटी, जैसे आपको मैं एप्पल दिखा रहा हूँ, खजूर हैं ये इस साइड में। मैंने जोधपुर से टिश्यू कल्चर वाले खजूर लाके लगाए हैं। उसके अलावा एप्पल के बाद बादाम भी हैं यहाँ पे। मैंने कुछ चंदन के पेड़ भी लगाए हैं किसानों को बताने के लिए कि राजस्थान में ये सब कुछ हो सकता है। और आप परंपरागत खेती करते रहिए। उसके अलावा फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ये मछली पालन है। जब तक राजस्थान का किसान एकीकृत खेती 4 तरह की 5 तरह की नहीं करेगा तब तक ये धनाढ्य नहीं हो सकता। अगर 4 तरह की खेती कर रहे हो, परंपरागत खेती में ओले पड़ गए, पानी कम हुआ, ज़्यादा हो गया तो नुकसान हो जाता है। ये मछली तो बरसात हो गई, ओले पड़े तो एक नहीं मरती है, अब सर्दी ज़्यादा हो तो एक नहीं मरेगी, गर्मी ज़्यादा हो तो एक नहीं मरेगी। शीड की अपन बात करें तो जिस तरह से आप ये लेटर भी एक राजस्थान सरकार का आपके पास है, क्या है इसमें, क्या खास बात है? मैं सीएम साहब ने 23 जुलाई को किसानों को बजट से पूर्व बुलाया था। उस समय मुझे बुलाया गया, मुझे 2 मिनट दी। तो मैंने कहा साहब मेरे यहाँ पौंड है और पौंड
के अंदर जो फिश है वो राजस्थान सरकार फिश के सीड नहीं दे रही है। मैंने कलकत्ता से हवाई जहाज़ से सीड मंगाया है, उसी समय सीएम साहब ने एक्शन लिया और आप देखिए इस लेटर के अंदर राजस्थान सरकार अब 3 जगह से किसानों को मछली के बीज सीड दे रही है। कोटा से दे रही है, रावत भाटा से दे रही है और भीलवाड़ा से। और अभी डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि कुछ जिलों में हम और भी जल्दी करने वाले हैं। इस किसान का मानना है कि पर्यावरण है तो सब कुछ है। ये पिछले 10 सालों से वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही है। इन्होंने न्यूज़ 18 संवाददाता के साथ एक पेड़ भी लगाया। और इस फार्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 साल से ये जो किसान हमारे साथ हैं अवाना जी, ये पिछले 10 साल से लगातार हर दिन एक पेड़ जरूर लगाते हैं। एक बड़ी बात है, पर्यावरण को बचाने का संदेश है और उसी क्रम में आज भी एक पेड़ यहाँ लगाएंगे और मैं इसमें भागीदारी निभा रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अवाना जी, किस तरह से आपने ठाना है 10 साल से आप लगातार पेड़ लगा रहे हैं? पेड़ तो मैं बचपन से लगा रहा हूँ, लेकिन पहले सिर्फ बारिश में लगाता था। लेकिन जुलाई 10 के बाद मुझे ऐसा मोटिवेशन मिला कि मैं डेली एक पेड़ लगाता हूँ। और ये जो नीम देख रहे हो ना आप, ये जून 17 के लगे हुए हैं, यानी जून के अंदर भी मैं पेड़ लगाता हूँ और सारे पेड़ जिंदा हैं। और मेरी जिम्मेवारी है जो जून और मई में पेड़ लगाता हूँ उनको। बाकी बरसात में तो पानी मिल जाता है 3-4 महीने। और स्पेशल जो मैं बाहर लगाता हूँ शमशान घाट और रोड के ऊपर, उसके लिए मैंने एक टैंकर ले रखा है, उससे पानी पिलाता हूँ मैं और मेरा स्टाफ। तो इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पर्यावरण के प्रति कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। और मेरे को देख के ये नई जनरेशन जो आ रही है, नए बच्चे, वो भी बड़े खुश होते हैं और वो भी प्लांट्स लगा रहे हैं। 3 साल पहले शुरू किया गया काम अब रफ्तार पकड़ने लगा है। इनको सरकारी मदद मिलने लगी है। खेती के माध्यम से खड़ा हुआ है डेयरी व्यवसाय और उसी के सहारे खड़ा हो गया देशी खाद का भी बड़ा व्यवसाय, जो किसान की आय को चौगुना बना रहा है। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, लोगों का ये मानना है कि विदेशी ब्रीड की मुर्गियों से मनचाहा स्वाद नहीं मिलता। देशी पक्षियों में ही मनचाहा स्वाद रहता है। इसके लिए चाहे कितने भी पैसे खर्च करने पड़े। ऐसी ही एक ब्रीड है कड़कनाथ। यह पक्षी देखने में काले रंग का होता है और इसकी मीट भी काला होता है और इसकी बहुत सी खासियतें हैं, जिसके बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। मैं आज आप लोगों के बीच में कड़कनाथ मुर्गी पालन के विषय पे बताऊंगा, चर्चा करूंगा। कड़कनाथ मुर्गी पालन अन्य मुर्गी पालन के तरह ही है। कड़कनाथ मुख्य रूप से मीट पर्पस मांस के लिए उपयोग किया जाता है। कड़कनाथ का जन्मस्थली है मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिला में और ये मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आसपास के राज्यों में भी पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलबों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेदायक है जो खास करके हृदय रोग से ग्रसित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके लिए ये मांस उपयोग करना लाभदायक है। कड़कनाथ को पालने के लिए अन्य मुर्गी के तरह ही पाला जाता है। इसमें किसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। कड़कनाथ को मुख्य रूप से
झाबुआ जिला से प्राप्त किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है, कृषि विज्ञान केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। चूँकि बैकयार्ड मुर्गी पालन से हमें प्रति किलो 300-350-400 रुपया बहुतायत से मिलता है, लेकिन अगर उसी के जगह पर अगर कड़कनाथ मुर्गी पालन करें तो हमें 1000 से 1500 रुपया तक प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमको इस मुर्गी पालन करके, कड़कनाथ मुर्गी पालन करके किसान भाई 5 गुना लाभ कमा सकते हैं। साथ ही इसका एक कड़कनाथ ब्रीडर फार्म भी बना सकते हैं, जो अन्य किसानों को ज़रूरत पड़ता है। तो ब्रीडर फार्म बनाने से जो चूजा का ज़रूरत है, अवेलेबिलिटी जो चाहिए रहता है किसानों को, जहाँ ज़्यादा दूर से मंगाना ना पड़े, घर के आसपास ही मिले, तो ब्रीडिंग फार्म भी इसका कड़कनाथ का शुरुआत किया जा सकता है। इस तरह से कड़कनाथ मुर्गी से हम लोग लाभ बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर से सुभाष चंद्र जी ने। आप पालक की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो सुभाष चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। नेत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिट्टी में मिलाएं और नेत्रजन की शेष मात्रा को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक कटाई के बाद फसल में छिड़काव करें। इससे पत्तियों की बढ़वार अच्छी होती है। सिंचाई प्रबंधन,
पालक बीज के अंकुरण के लिए नमी अत्यंत आवश्यक है। नमी की कमी महसूस होने पर खेत की जुताई से पूर्व सिंचाई अवश्य करें। बीज अंकुरण के बाद गर्म मौसम में हर सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता होती है और शरद मौसम में 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बाकी खरपतवार के अनुसार करनी चाहिए। फसल कटाई, लगभग 20 से 25 दिन बाद पालक की पहली कटाई कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर 6 से 7 कटाई कर सकते हैं। पालक की खेती से लगभग 100 से 125 क्विंटल हरी पालक प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। पालक की खेती यदि बीज उत्पादन के लिए की जा रही है तब 10 से 17 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पशुओं में परजीवियों की समस्या और उसका निदान, बायोफ्लॉक में मछली पालन करके कमाए अच्छी आय। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजो।